नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. सर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि पता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के स्कूल मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, पर्यवेक्षण और निरीक्षण। देखिए, जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी हिसाब से हम चैप्टर्स को क्लियर करते जा रहे हैं और कम समय में आपको रिवीजन के तौर पे, आप प्रारंभिक रूप से यदि पढ़ रहे हो तो समझने के तौर पे आप इसके स्कूल मैनेजमेंट की अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो इस क्लास को कंप्लीट देखना, पूरा देखना, और इस क्लास को हम 2 पार्टों में फिनिश करेंगे। आज पढ़ेंगे थोड़ा पार्ट, एक पार्ट आज पढ़ेंगे और एक पार्ट कल पढ़ेंगे। आज पर्यवेक्षण के बारे में पढ़ेंगे और कल निरीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट की अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल टीचर एग्जाम के लिए समर्पित है और प्ले स्टोर पर जाकर हमारे माई एग्जाम सेंटर ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ से भी आपको अध्ययन सामग्री प्राप्त होगी। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है पर्यवेक्षण और निरीक्षण। आज का जो चैप्टर है वह कौन सा है? पर्यवेक्षण और निरीक्षण जो है वह आज का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्यवेक्षण के बारे में। तो पर्यवेक्षण क्या है? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन क्या काम करता है। जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य प्रशासन करना नहीं है, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है। यानी मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट इस तरह का हो कि केवल स्कूलों को चलाया ना जाए, स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया जाए कि वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी हो, बच्चों की उपलब्धि अच्छी हो, पढ़ाई करते हों और अच्छे नंबर लाते हों, अच्छी रैंक आती हो बच्चों की, वही स्कूल क्या होता है? बेहतर होता है और वही मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट सबसे अच्छा होता है। तो शैक्षिक प्रबंधन में निरीक्षण और पर्यवेक्षण अपनी अपनी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, मैं आपसे अगर नॉर्मल आपसे एक बात कहूँ तो पर्यवेक्षण जब भी माइंड में आए तो पर्यवेक्षण अनऑफिशियल, ऑफिशियल दोनों हो सकता है कि निरीक्षण हमेशा ऑफिशियल ही होता है। निरीक्षण में ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि निरीक्षण करता यह जांच करता है कि उसने क्या जांचा और वह अपने साइन करेगा और वह बताएगा कि वह कब आया, उसने क्या क्या देखा, क्या क्या उसको उपलब्धियां मिली, क्या क्या उसको कमियां मिली विद्यालय में। तो इस तरह से निरीक्षण किया जाता है। ठीक है। तो निरीक्षण क्या करता है? निरीक्षण नियंत्रण करता है और जांच करता है और मूल्यांकन करता है। सामान्यतया निरीक्षण जो है वो उच्चाधिकारी द्वारा किया जाता है। अब देखिए, विद्यालय में शिक्षकों के लिए उच्चाधिकारी कौन हो गया? प्रिंसिपल हो गया या प्रधानाचार्य हो गया या शाला प्रधान हो गया। और स्कूलों के लिए जो उच्चाधिकारी होते हैं, सीबीई होता है, डीई होता है, जिला शिक्षा अधिकारी होता है, खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? उनके लिए उच्चाधिकारी होते हैं। डायरेक्टर होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, ये सब क्या है? उच्चाधिकारी हैं। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है। जब भी निरीक्षण किया जाएगा तो निरीक्षण करते समय ये बताया जाएगा कि कौन आया, किसने निरीक्षण किया, क्या उसको उपलब्धियां मिली, क्या कमियां मिली, बाकायदा सिग्नेचर होते हैं और निरीक्षण की पुस्तिका में निरीक्षण को लिखा जाता है। पर्यवेक्षण कोई भी कर सकता है, अधिकारी भी कर सकता है, टीचर भी कर सकता है, शाला प्रधान भी कर सकता है, कोई आम व्यक्ति भी कर सकता है और एसएमसी का कोई सदस्य कर सकता है या गांव का कोई सदस्य कर सकता है। पर्यवेक्षण जो होता है, पर्यवेक्षण में मार्गदर्शन दिया जाता है, सहयोग किया जाता है और विकास किया जाता है, बच्चे का विकास किया जाता है। उसको बताया जाता है कि भाई किस तरह से आप बेटर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो कई बार ऐसा भी तो देखते हैं ना, हम आसपास के वातावरण देखते हैं कि भाई सुझाव देते हैं कि भाई इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो वह क्या है? पर्यवेक्षण है। दोनों मिलकर विद्यालय की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। यानी जिन विद्यालयों में निरीक्षण और पर्यवेक्षण दोनों होते हैं तो वह दोनों मिलकर क्या है? विद्यालय की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको एक मूल जो अंतर है वह समझ में आया होगा कि पर्यवेक्षण क्या है और निरीक्षण क्या है। पर्यवेक्षण मार्गदर्शन देता है और निरीक्षण कंट्रोल करता है। निरीक्षण क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण रखता है कार्यप्रणाली पर। दोनों ही जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण के बारे में। पर्यवेक्षण क्या है? देखिए, पर्यवेक्षण को सुपरविजन के नाम से भी हम जानते हैं। पर्यवेक्षण एक लोकतांत्रिक, मानवीय और सुधारोन्मुख प्रक्रिया है। यानी लोकतांत्रिक मतलब जिसमें सबकी बातों को ध्यान में रखा जाता है, सबकी बातों को सुना जाता है। मानवीय यानी मानव द्वारा किया जाता है पर्यवेक्षण। सुधारान्मुख यानी कि यदि कोई गलती व्यक्ति देखता है, बालक कोई गलती कर रहा है या विद्यालय में कोई गलतियां हैं, तो उनके ऊपर सलाह दी जाती है कि भाई इसको आप क्या कर लो? सुधार कर लो।
ठीक, जिसमें शिक्षक को शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह अपनी कमियों को पहचान कर उसमें सुधार कर सके। तो यानी पर्यवेक्षण में शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं होती, डांटा नहीं जाता, उसको बताया जाता है कि भाई आप शिक्षण प्रक्रिया में इस तरह से सुधार करके बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं, उनका जीवन जो है वो आगे की ओर ले जा सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, आप इस तरह से अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। कुल मिला के बात ये हम ये कह सकते हैं, पर्यवेक्षण में सुधार की सलाह दी जाती है। पर्यवेक्षण में क्या दिया जाता है? सुधार की सलाह दी जाती है। वही क्या होता है? पर्यवेक्षण होता है। यानी एक पर्यवेक्षक क्या होता है? सहायक होता है, सलाहकार होता है और प्रेरक होता है। पर्यवेक्षक के गुण अगर हम बात करें तो पर्यवेक्षक जो पर्यवेक्षण कर रहा है, कोई भी कर सकता है पर्यवेक्षण, टीचर कर सकता है, गांव का व्यक्ति कर सकता है, एसएमसी का व्यक्ति कर सकता है, कोई जनप्रतिनिधि कर सकता है, कोई अधिकारी कर सकता है। तो उसमें हमेशा क्या दी जाती है? सलाह दी जाती है, सुधार की बात की जाती है। तो पर्यवेक्षक सहायक होता है, सलाहकार होता है और प्रेरक होता है। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण की विशेषताएं कि भाई पर्यवेक्षण में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। जब पर्यवेक्षण किया जाता है तो वह क्या परिणाम लेकर आता है? तो पर्यवेक्षण में सहयोग किया जाता है। पर्यवेक्षण में क्या है? सहयोग किया जाता है। शिक्षक की कमियों को नहीं बताया जाता, उसको सुधार के लिए सलाह दी जाती है। तो पर्यवेक्षण सहयोगात्मक है। पर्यवेक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित है। अभी अभी हमने पर्यवेक्षण की परिभाषा में पढ़ा कि पर्यवेक्षण लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक मतलब सबकी बातों को सुना जाता है, सबकी बातों को जांचा जाता है और फिर उसके आधार पर एक निर्णय लिया जाता है कि किस तरह से हम सफल कार्य कर सकते हैं। पर्यवेक्षण शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक केंद्रित का मतलब ये हुआ कि भाई शिक्षक को सलाह दी जाती है कि आप इस तरह से अच्छा पढ़ा सकते हैं, बालक को अच्छा पढ़ने योग्य बना सकते हैं और उसके परिणाम में सुधार ला सकते हैं। तो पर्यवेक्षण कैसा होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, सुधारात्मक एवं रचनात्मक होता है। यानी कि शिक्षक को कार्य प्रणाली में क्या की जाती है? सुधार किया जाता है। उनको बीच बीच में ट्रेनिंग भी दी जाती है इन बातों के लिए कि आप बेहतर कब पढ़ा सकते हो, किस तरह से पढ़ा सकते हो। तो पर्यवेक्षण क्या होता है? सुधारात्मक होता है और रचनात्मक होता है। रचनात्मक मतलब शिक्षक को प्रेरित किया जाता है कि आप बेहतर कार्य कैसे कर सकते हो। पर्यवेक्षण निरंतर होता है और गतिशील होता है। यानी पर्यवेक्षण हमेशा चलता रहता है। पर्यवेक्षण कभी भी किया जा सकता है, कोई उसकी तय सीमा नहीं होती। और पर्यवेक्षण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कि भाई शिक्षक की क्या मनोदशा है, छात्र की क्या मनोदशा है, किस तरह से विद्यालय को सुधारा जा सकता है, शिक्षक अपने कार्य प्रणाली में कैसे सुधार कर सकता है। तो पर्यवेक्षण कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। पर्यवेक्षण मानवीय संबंधों को प्रोत्साहन देता है। मानवीय संबंध मतलब जब शिक्षक को सलाह दी जाएगी, उसको डांटा नहीं जाएगा, उसको दंडित नहीं किया जाएगा, तो एक दूसरे के साथ पर्यवेक्षक और शिक्षक के साथ या शिक्षक और बालक के साथ हमेशा संबंध कैसे बनते हैं? मधुर बनते हैं, अच्छे बनते हैं। तो पर्यवेक्षण कैसा होता है? मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है वो डिटेल में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई पर्यवेक्षण क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, निम्न में से कौन सी बात पर्यवेक्षण से संबंधित सही है। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण के उद्देश्य। भाई पर्यवेक्षण किया क्यों जाता है? देखिए पर्यवेक्षण किया जाता है शिक्षण विधियों में सुधार के लिए। यानी कि एक शिक्षक कौन सी शिक्षण विधिया को प्रयोग करके बालकों को अच्छा पढ़ा सकता है, इसके लिए पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षण विधियों में सुधार के लिए कक्षा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है। यानी बेहतर ढंग से बच्चों को बिठाकर किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, उसके लिए पर्यवेक्षण किया जाता है। और शिक्षक की दक्षता में सुधार करने के लिए अभी हम बात कर रहे थे कि भाई पर्यवेक्षण में शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक को सलाह दी जाती है कि वह अपनी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार कर सकता है, कितना बढ़िया बच्चों को पढ़ा सकता है। और पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए, देखिए पाठ्यक्रम मतलब क्या होगी? उस सिलेबस को पूरे साल में कितने अच्छे ढंग से कम समय में पूरा कराया जा सकता है बच्चों के लिए, उसके लिए पर्यवेक्षण किया जाता है। नवीन शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करने के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है कि भाई नए तरीके से हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। छात्र शिक्षक संबंधों में सुधार के लिए, छात्र शिक्षक संबंधों में सुधार के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है। विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है। यानी विद्यालय में जो शैक्षिक वातावरण है वह बेहतर शैक्षिक वातावरण बने, तो उसके लिए क्या किया जाता है? पर्यवेक्षण किया जाता है। तो पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या है? शिक्षण विधियों में सुधार के लिए, कक्षा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षक की दक्षता में सुधार करने के लिए, पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में सहायता के लिए, नवीन शिक्षण विधि या तकनीकों का प्रयोग करने के लिए, छात्र शिक्षक संबंधों में सुधार के लिए और विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, उद्देश्य होते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से पर्यवेक्षण किस पर प्रभावी होता है? विद्यालय, शिक्षक, समुदाय और कोई नहीं। तो इसमें पहले ही मैंने आंसर बता रखा है कि पर्यवेक्षण जो है वो शिक्षक केंद्रित होता है, तो शिक्षक पर क्या होता है? पर्यवेक्षण प्रभावी होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण के क्या कार्य होते हैं। तो देखिए पर्यवेक्षण में कक्षा का क्या किया जाता है? अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है कि विद्यालय में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, छात्र किस तरह से पढ़ रहे हैं। अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तो कोई सलाह नहीं दी जाएगी, और यदि कहीं गलतियां कर रहे हैं, टीचर प्रेजेंट है फिर भी छात्र बोल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो एक सुधारात्मक सलाह दी जाती है। पाठ्य योजना की समीक्षा के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है, वह पाठ्य योजना का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा, कितना बेहतर ढंग से वह पढ़ा रहा है, तो उसकी समीक्षा के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षण सामग्री के प्रयोग में सहायता के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी बेहतर शिक्षक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और किस तरह से बेहतर शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है उसके लिए पर्यवेक्षण किया जाता है। फीडबैक प्रदान करने के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है। देखिए आप कैसे बता पाओगे कि किसी टीचर ने बेहतर ढंग से पढ़ाया नहीं पढ़ाया? जब तक आप कक्षा का क्या ना करोगे, अवलोकन नहीं करोगे, तब तक आप नहीं बता सकते कि भाई किसी टीचर ने अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। तो यदि पर्यवेक्षण किया जाएगा तो हम फीडबैक दे सकते हैं। प्रशिक्षण व कार्यशाला का आयोजन करने के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है, और समस्या समाधान में सहयोग करने के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है कि भाई यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान किस तरह से किया जा सकता है, तो उसके लिए पर्यवेक्षण किया जाता है। तो पर्यवेक्षण के कार्य क्या होते हैं? कक्षा का अवलोकन, पाठ योजना की समीक्षा, शिक्षण सामग्री के प्रयोग में सहायता, फीडबैक प्रदान करना, प्रशिक्षण व कार्यशाला का आयोजन, समस्या समाधान में सहयोग देना पर्यवेक्षण के क्या होते हैं? कार्य होते हैं। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण के प्रकार। पर्यवेक्षण के प्रकार कि भाई कौन कौन से पर्यवेक्षण के प्रकार होते हैं। तो देखिए पर्यवेक्षण के प्रमुख प्रकार होते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण, यानी कि शिक्षण कार्य को बेहतर ढंग से कराने के लिए जो पर्यवेक्षण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? शैक्षिक पर्यवेक्षण बोलते हैं। कक्षा पर्यवेक्षण, कक्षा का सफल संचालन के लिए, कक्षा सही ढंग से संचालित हो रही है, टीचर पढ़ा रहा है बढ़िया, बालक सही ढंग से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, इस बात के लिए जो पर्यवेक्षण किया जाता है वो कक्षा पर्यवेक्षण होता है। नैदानिक पर्यवेक्षण, नैदानिक पर्यवेक्षण का मतलब होता है कि शिक्षक की शिक्षण समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान करने के लिए नैदानिक जो है पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी कि शिक्षक बेहतर ढंग से क्यों नहीं पढ़ा पा रहा और छात्र बेहतर ढंग से क्यों नहीं सीख पा रहे, इन कारणों को जानने के लिए जो पर्यवेक्षण किया जाता है वह कहलाता है नैदानिक पर्यवेक्षण। इस पर्यवेक्षण में शिक्षक की शिक्षण समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान किया जाता है। वैज्ञानिक समाधान के 6 चरण होते हैं। पहला है पूर्व सम्मेलन, दूसरा कक्षा अवलोकन, तीसरा होता है डाटा संग्रह, चौथा होता है विश्लेषण, पांचवा पश्च सम्मेलन और छठवां होता है पुनः शिक्षण योजना। पूर्व सम्मेलन का मतलब ये होगा कि भाई टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है पहले उसको देखा जाएगा और उसको बताया जाएगा कि भाई आप इस तरह से शिक्षण कार्य कराओगे। जब शिक्षण कार्य करा रहा है टीचर तो उसका कक्षा का अवलोकन किया जाएगा। डाटा संग्रह मतलब कि भाई उसके शिक्षण ये डाटा का संग्रह किया जाएगा कि वो बेहतर ढंग से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, शिक्षण विधियों के तरीके तौर तरीके बेहतर हैं या नहीं है, या उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, और उनका विश्लेषण किया जाएगा। फिर पश्च सम्मेलन मतलब टीचर को सलाह दी जाएगी कि भाई आप इस तरह से यदि पढ़ाएंगे, इन शिक्षण विधियों का प्रयोग यदि आप करेंगे तो बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं। और पुनः शिक्षण योजना, पुनः शिक्षण योजना मतलब होता है कि भाई दोबारा से उसको बताया जाएगा कि आप अपनी शिक्षण योजना को कैसे बना सकते हो और कैसे बेहतर पढ़ा सकते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पुनः शिक्षण योजना कहते हैं। और चौथा है सहकर्मी पर्यवेक्षण। चौथा कौन सा है? सहकर्मी पर्यवेक्षण। सहकर्मी पर्यवेक्षण का मतलब होता है कि यदि पर्यवेक्षण अपने सहकर्मियों द्वारा किया जाए, सहकर्मी मतलब स्टाफ के द्वारा किया जाए या शाला प्रधान के द्वारा किया जाए, क्योंकि भाई टीचर जब जैसे स्कूल में काम कर रहा है तो शाला प्रधान भी उसका क्या होता है? सहकर्मी होता है। तो यदि सहकर्मी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? सहकर्मी पर्यवेक्षण। स्वपर्यवेक्षण, स्वपर्यवेक्षण मतलब शिक्षक स्वयं का मूल्यांकन करे कि भाई मेरे अंदर क्या कमियां हैं या मेरे अंदर क्या खासियत है पढ़ाने के लिए। अगर वह स्वयं मूल्यांकन करके शिक्षण कार्य कराता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्वपर्यवेक्षण। तो पहला हो गया शैक्षिक पर्यवेक्षण, दूसरा हो गया कक्षा पर्यवेक्षण, तीसरा नैदानिक पर्यवेक्षण, चौथा सहकर्मी पर्यवेक्षण और पांचवा क्या हो गया? स्वपर्यवेक्षण, जिसमें शिक्षक स्वयं का मूल्यांकन करता है। नैदानिक पर्यवेक्षण मतलब शिक्षक की शिक्षण समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान किया जाता है। कितने चरण है? 6 चरण है, पूछा जा सकता है। पूर्व सम्मेलन, कक्षा अवलोकन, डाटा संग्रह, विश्लेषण, पश्च सम्मेलन, पुनः शिक्षण योजना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यवेक्षण की तकनीकें कि भाई पर्यवेक्षण करने के कौन कौन से तकनीकें तरीके हैं।
तो कक्षा के अवलोकन द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। चेकलिस्ट द्वारा, चेकलिस्ट मतलब क्या होता है कि पहले से ही डाटा होते हैं और उन पर यह लिखा जाता है कि इस तरह से पढ़ाया गया और ये इस तरह से परिणाम प्राप्त हुए और इस तरह से यह कार्य किया गया, इस शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया, अगर उसका अवलोकन किया जाए तो भी पर्यवेक्षण कर सकते हैं। प्रश्नावली के द्वारा पर्यवेक्षण कर सकते हैं। प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर में एक अंतर है। प्रश्नोत्तर में क्या है, पहले प्रश्न पूछे जाएंगे फिर उत्तर लिया जाएगा, पहले प्रश्न फिर उत्तर लिया जाएगा। प्रश्नावली में पहले से ही प्रश्न निर्धारित होते हैं और उनको एक बार ही उत्तर ले लिया जाता है और उसके आधार पर, अवलोकन के आधार पर पर्यवेक्षण किया जा सकता है। साक्षात्कार मतलब आमने सामने बैठकर या शिक्षक से बात करके, छात्र से बात करके, उसके साक्षात्कार के द्वारा, बातचीत के द्वारा पर्यवेक्षण किया जा सकता है। शिक्षक डायरी के द्वारा भी पर्यवेक्षण किया जा सकता है कि भाई टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है और वह किस तरह से कार्य कर रहा है, क्या वह अपनी शिक्षक डायरी को पूरा करता है, उसने कौन कौन से दिनों में कौन कौन से पाठ्य योजना बनाई है और कौन कौन से चैप्टर को समाप्त किया है, क्या बच्चों को पढ़ाया है, क्या बच्चों का फीडबैक लिया है, उन सभी के बातों पर भी पर्यवेक्षण किया जा सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा भी पर्यवेक्षण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कक्षा में जाकर ही पर्यवेक्षण किया जाए। आजकल तो तकनीक बहुत अच्छी है, आपने देखा होगा कि कैमरे लगे होते हैं क्लासेस में, तो यानी शाला प्रधान है या कोई अधिकारी है तो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी क्या कर सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण के सिद्धांत। पर्यवेक्षण के सिद्धांत मतलब देखिए, जो जो कार्य होंगे पर्यवेक्षण के, वही सब क्या बन जाएंगे, उसके सिद्धांत बन जाएंगे। पहला सिद्धांत है लोकतांत्रिक सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है, लोकतांत्रिक मतलब पर्यवेक्षण में सभी की बात को महत्व दिया जाता है। फिर दूसरा है सहयोगात्मक सिद्धांत, मतलब पर्यवेक्षण सहयोग पर आधारित होता है, पर्यवेक्षण में सलाह दी जाती है, सुधार किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सहयोगात्मक सिद्धांत। तीसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत, मतलब पर्यवेक्षण तथ्य और आंकड़ों का क्या करता है, अवलोकन करता है और उन अवलोकन के आधार पर क्या लेता है, निर्णय लेता है। अवलोकन के आधार पर क्या लेता है, निर्णय लेता है। यदि किसी कार्य को बेहतर ढंग से और तरीकेबद्ध तरीके से किया जाता है, नियमित तरीके से किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक सिद्धांत। चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता सिद्धांत मतलब होता है पर्यवेक्षण बीच बीच में किया जाता है, लगातार पर्यवेक्षण करते रहना चाहिए। और पांचवा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, मतलब पर्यवेक्षण व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखता है कि भाई किस छात्र को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और शिक्षक को, मतलब अगर मान लीजिए 10 शिक्षकों का पर्यवेक्षण किया गया है तो सभी शिक्षकों को एक जैसी सलाह नहीं दी जाएगी, यानी उनमें जो जो कमियां हैं तो उनके सुधार के लिए वही सलाह दी जाएगी। तो व्यक्तिगत भिन्नता का क्या है, सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है। मानवीय संबंधों का सिद्धांत। मानवीय संबंधों का सिद्धांत मतलब होता है कि पर्यवेक्षण जो है वो मानवीय संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान देता है, मानवीय संबंधों को बढ़ाता है और एक दूसरे का सहयोग करता है। रचनात्मकता का सिद्धांत। रचनात्मकता का सिद्धांत ये कहता है, रचनात्मक मतलब नई खोज, नया तौर तरीका। पर्यवेक्षण इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है शिक्षक को कि आप एक नए तरीके से, नए खोज के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रचनात्मकता का सिद्धांत। तो पर्यवेक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हो गए, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सहयोगात्मक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, मानवीय संबंधों का सिद्धांत और रचनात्मकता का सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण। देखिए, एक अच्छे पर्यवेक्षक में गुण जो है, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई एक अच्छे पर्यवेक्षण के गुण क्या होते हैं। तो एक अच्छा पर्यवेक्षक जो होता है वो सहानुभूतिशील होता है, धैर्यवान होता है, निष्पक्ष होता है। यानी कि जिसका पर्यवेक्षण किया जाता है उसके साथ सहानुभूति रखेगा, धैर्यवान होगा, धैर्य के साथ, और निष्पक्ष होगा कि यानी जो भी बात उचित होगी उस बात को करेगा एक अच्छा पर्यवेक्षक, और उसी हिसाब से सलाह देगा। आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता होती है। एक अच्छे पर्यवेक्षक में क्या होती है, नेतृत्व क्षमता भी होती है और वह आत्मविश्वासी भी होता है। उसको विश्वास होता है कि मैं जो जांच परख रहा हूँ वह सही होगा और मेरे द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वह आगे सुधार के लिए कार्य करेगा। मनोविज्ञान की अच्छे पर्यवेक्षक को क्या होती है, समझ होती है कि वह जिसका पर्यवेक्षण करता है उसकी मनोदशा को समझते हुए, उसकी कार्य प्रणाली को समझते हुए क्या देता है, वह सलाह देता है। शिक्षण की विधियों का ज्ञान। शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है अच्छे पर्यवेक्षक को कि भाई किस शिक्षण विधि द्वारा क्या पढ़ाया जा सकता है, प्रभावशीलता उसकी क्या रहेगी, तो शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है। पाठ्यक्रम की गहरी समझ होती है एक अच्छे पर्यवेक्षक को, और मूल्यांकन तकनीकों का ज्ञान होता है। एक अच्छा पर्यवेक्षक कमियां नहीं निकालता, मतलब आलोचक नहीं होता, वह मार्गदर्शक होता है। अगर हम एक कथन के रूप में कहा जाए तो एक अच्छा पर्यवेक्षक सहयोगात्मक होगा, मार्गदर्शक होगा, आलोचक नहीं होगा। अरे यार तुमको तो पढ़ाना ही नहीं आता, तुम ये कैसे काम करते हो, ऐसे नहीं बोलेगा। एक अच्छा पर्यवेक्षक सुधार की बात करेगा, मार्गदर्शक होगा, आलोचक नहीं होगा।
तो एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण क्या है? सहानुभूतिशील होता है, धैर्यवान होता है, निष्पक्ष होता है, आत्मविश्वासी होता है, नेतृत्व क्षमता होती है, मनोविज्ञान की समझ होती है, शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है, पाठ्यक्रम की गहरी जानकारी होती है और मूल्यांकन तकनीकों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यवेक्षण की क्या समस्याएं होती हैं कि भाई पर्यवेक्षण में क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, अच्छा पर्यवेक्षक मिलना ही बहुत बड़ी बात है। प्रभावी पर्यवेक्षक का अभाव यदि है तो पर्यवेक्षण अच्छा नहीं किया जा सकता। शिक्षकों में भय व संकोच होता है, यानी पर्यवेक्षक जब आता है तो शिक्षक थोड़े भयशील हो जाते हैं, संकोचशील हो जाते हैं, तो अच्छा पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता। कार्य की अधिकता के कारण भी पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता, समय की कमी के आधार पर भी पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता, फिर भी कोशिश की जाती है कि भाई पर्यवेक्षण कर लिया जाए। औपचारिकता का प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक फीडबैक का अभाव होता है, यानी कई बार जब पर्यवेक्षण किया जाता है तो उतना सकारात्मक फीडबैक नहीं दिया जाता। अब हम बात करते हैं प्रभावी पर्यवेक्षण के सुझाव क्या होते हैं। अच्छे पर्यवेक्षण करने के लिए क्या सुझाव दिए जाते हैं कि पर्यवेक्षकों का नियमित प्रशिक्षण किया जाता है कि आप जब पर्यवेक्षण करेंगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई आप किस तरह से पर्यवेक्षण कर सकते हो। सहयोगात्मक वातावरण बनाया जाता है, रचनात्मक फीडबैक दिया जाता है कि भाई आप नए नए तौर तरीकों को कैसे अपना सकते हो। शिक्षकों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तकनीक आधारित पर्यवेक्षण किया जाता है, मतलब कि भाई पर्यवेक्षण में हम पढ़ाते समय हम तकनीक का भी क्या करें, प्रयोग करें, तकनीक के आधार पर भी हम क्या करें, पर्यवेक्षण करें। तो इस तरह से पर्यवेक्षण किया जाता है प्रभावी पर्यवेक्षण। तो प्रभावी पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षकों को नियमित प्रशिक्षण किया जाता है, सहयोगात्मक वातावरण बनाया जाता है, रचनात्मक फीडबैक दिया जाता है, शिक्षक को निर्णय की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और तकनीकी आधारित पर्यवेक्षण किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने पर्यवेक्षण के टॉपिक को समझा। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। आप कौन सी विषय से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे द्वारा जो अध्ययन सामग्री आपको प्रस्तुत की जा रही है वह आपके लिए कितनी यूजफुल हो रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।